Hello everyone, welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन इन होम्योपैथी, राइट. सो ये भी एक मटीरियल मेडिका का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है. कभी कभी 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके कंटेंट्स क्या है, उसके टाइप्स या फिर तो क्लासिफिकेशंस क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन हम किसे कहते हैं. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होता है. सेकेंड थिंग ये है कि जो मटीरियल मेडिका की इंट्रोडक्टरी पार्ट वाली वीडियोस है वो मैंने बहुत सारे मेरे चैनल के ऊपर अपलोड किए हैं. सो अगर आपको वो सारे वीडियोस एक जगह पर देखने हैं तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखी है. देन यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट बटन वे यू फाइंड की मटीरियल मेडिका इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स. ठीक है, सो वहाँ पर से आप लेक्चर्स देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस वीडियो के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे. उसके अंदर भी हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन, जिसमें कि मैंने 2 डेफिनेशन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जबकि बहुत सारी डेफिनेशन आपको अलग अलग ऑथर के मुताबिक मिलेगी. इसमें से जो भी डेफिनेशन आपको ठीक लगती है वो आप एग्जाम में देख सकते हो. सेकेंड पार्ट होगा इसका कंटेंट्स का, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से कंटेंट्स को, कौन कौन सी चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं. थर्ड पार्ट है हमारा क्लासिफिकेशन का, जिसमें कि मैंने जो मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशंस हैं उन्हें इंक्लूड किया है इस वीडियो के अंदर. फर्स्ट हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन. फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो बहुत इजी वे के अंदर में भी लिखी हुई है, जिससे कि आपको इजीली ये भी समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेंट्स कौन से होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी. ठीक है, फर्स्ट थिंग अगर हमें कोई भी मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन देखना है या फिर तो किसी पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन देखना है तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल मेकअप, या फिर तो जो पेशेंट है उसका बाहरी बिहेवियर किस तरीके का है, उसका स्किन किस तरीके की है, उसकी स्किन का कलर किस तरीके का है, इसके हेयर किस तरीके से है. ठीक है, उसका फेस किस तरीके का है, उसे हम कहते हैं फिजिकल मेकअप. देन अगेन उसके अंदर दूसरी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो है नोट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस. दैट मीन्स कि जो एक पर्सन है वो उसके फंक्शंस को किस तरीके से परफॉर्म करता है. दैट मीन्स कि वो फिजिकली कैसा है अपने आसपास के लोगों के साथ. एंड पॉइंट है कि द एक्टिविटी ऑफ इट्स मेटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ उसका फिजिकल मेकअप या फिर उसका फिजिकली हमें जो चीज़ें दिख रही है जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर नहीं करते, लेकिन उसकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है. देन आगे जब पेशेंट आपके पास आएगा, आपने उसको ऑब्जर्व किया, देन उसके बाद वो अपनी जो कंप्लेन है उसे नैरोगेट करना शुरू करेगा, उसे आपको बताना शुरू करेगा. देन यू कैन थिंक अबाउट कि इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस किस तरीके से है. ठीक है, देन उसके बाद आता है पॉइंट द मैनर एंड द डिग्री ऑफ इट्स रिएक्शन टू द स्टिमुलाई. ठीक है, दैट मीन्स कि कोई भी हम फिजिकल स्टिमुलाई की अगर बात करें तो जब हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे देन वी कैन थिंक अबाउट कि भी इसको टेंडरनेस है, इसको पेन है पर्टिकुलर रीजन के अंदर, पर्टिकुलर पार्ट के अंदर किसी भी बॉडी के. देन उसके बाद हम आगे अगर उसको मेंटल लेवल के ऊपर सोचने की कोशिश करें देन वी कैन थिंक अबाउट कि भाई ये पर्सन की लाइफ के अंदर इस तरीके का कुछ फिनोमिना हुआ होगा, इसीलिए इसने इस तरीके से रिएक्ट किया है. ठीक है, स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, इधर इट इज़ ऑन द मेंटल लेवल, इधर इट इज़ ऑन द फिजिकल लेवल. ठीक है, इस तरीके से हमें जो पेशेंट है उसका ना ही सिर्फ उसका फिजिकल जो उसका स्ट्रक्चर है वो देखना है, लेकिन उसका मेंटली तो वो पेशेंट कैसा है, वो पेशेंट डिजीज होने से पहले कैसा था, वो पेशेंट उसने अगर पास्ट के अंदर कोई बड़ी डिजीज उसको हुई है, उसका उसके ऊपर क्या रिएक्शन है, वो सारी चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड करते हैं. देन लास्ट पॉइंट यहाँ पर है द पावर ऑफ द रेजिस्टेंस टू अटैक ऑफ द पैथोजेनिक एजेंसीज. दैट मीन्स कि अगर जैसे कि मैंने आपको पास्ट की बात की, पास्ट के अंदर अगर पेशेंट को कोई भी डिजीज़ हुई है तो उससे उस पेशेंट ने किस तरीके से फाइट किया है, राइट. अगर अभी के दौर में हम बात करें तो अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है कफ एंड कोराइजा लेकर, देन आप उसको पहले ये चीज़ पूछोगे कि भाई कोरोना के टाइम में आपको कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था. ठीक है, अगर उस पेशेंट को हुआ था तो कितनी डिग्री तक था, वो उसको किस तरीके से क्योर किया गया, वो कितने टाइम में क्योर हुआ, या फिर तो अगर उस पेशेंट को कोरोना नहीं हुआ तो उस पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है ये हम कहेंगे, क्यों अच्छी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है, इस तरीके से
ना ही हम पेशेंट का फिजिकल पिकअप देखते हैं सिर्फ, ना ही उसका सिर्फ मेंटल लेवल देखते हैं, ना ही हम उस पेशेंट की इम्यूनिटी देखते हैं, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों को जब हम मिक्स कर देते हैं देन यू कैन थिंक, देन वी थिंक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक चीज़ नहीं हो सकती। हम पेशेंट को एज अ होल जब देखते हैं, जब हम पेशेंट का पूरा पिक्चर, पूरा एक स्केच बनाते हैं, तब हम जो जो सारी चीज़ों को कंसीडर करते हैं, जब हम पेशेंट को उसके बर्थ से लेकर उसके अभी तक का जो सारा जर्नी पूछते हैं, वो पेशेंट कैसा था, अभी कैसा है, वो सारी चीज़ों को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ द सेकेंड जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी है वो कुछ इस तरीके से है कि इन ऑर्डिनरी वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द इनहेरिटेड क्वालिटी का एनवायरमेंट हैविंग जेनेटिक बैकग्राउंड। दैट मीन्स कि जो पेशेंट है, ठीक है, बोला कि हम उसके बर्थ से लेकर अभी तक की सारी चीज़ें जानते हैं, ठीक है। उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन इस कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करता होगा, राइट। लेकिन सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि जो पेशेंट है उसके जीन्स कैसे हैं। दैट मीन्स कि उसके मदर फादर, उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसके इवन दो ग्रैंड पेरेंट्स किस तरीके से हैं, उनका बिहेवियर किस तरीके से का है, ठीक है। वहाँ से हमारी जो जीन्स है वो फॉर्म होते हैं। देन जो इनहेरिटेड क्वालिटी होती है एक पेशेंट के अंदर, एक पर्सन के अंदर, वो भी उसके जीन ही डिसाइड करते हैं। देन दूसरी चीज़ जो इन सारी चीज़ों को, उसका बिहेवियर सारी चीज़ों को डिसाइड करती है, वो है हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। वो पेशेंट का घर का एनवायरनमेंट कैसा है, वो पेशेंट का फैमिली किस तरीके का है, राइट। देन एज जीन वेरीज विद द इंडिविजुअल्स ऑल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स ये जिस तरीके से जीन वेरीज करते हैं, जिस तरीके से मैं एक पर्सन हूँ, मेरे जीन्स अलग होंगे आपके जीन्स से, राइट। सो इन शॉर्ट कि मैं एक पूरा एक अलग इंडिविजुअल हूँ और आप एक पूरे अलग इंडिविजुअल हो। दैट मीन्स कि हम दोनों की कोई भी चीज़ सेम नहीं हो सकती। इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी, जो हम आगे इसके टाइप्स देखेंगे, वो भी एक दूसरे से डिफर करते हैं और हर एक पर्सन का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस individualistic character of the constitution that it has been assigned an important role in the homeopathy, right? So आप सब लोगों को इतना आइडिया होगा अभी तक कि होम्योपैथी जो है उसके अंदर हम बहुत बड़ा रोल होता है इंडिविजुअलाइजेशन का, राइट। सो हम होम्योपैथी में भी पेडिसिक को इंडिविजुअलाइज करते हैं, पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं। सो इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं कि जो हमारा पेशेंट है उसे हम सबसे अलग जानते हैं, राइट। कि हर एक पेशेंट अलग होता है, हर एक मेडिसिन अलग होती है, राइट, हर एक डिजीज़ अलग होती है। सो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक दूसरे से अलग है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन दो होम्योपैथी, राइट। तो ये थी हमारी दोनों डेफिनेशंस। ये दोनों डेफिनेशंस अब एग्जाम में लिख सकते हो या फिर तो इनमें से कोई एक भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा वो क्या आपको एक नॉर्मल जो फंडा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्लियर हुआ होगा। नाउ इन मूविंग ऑन टू इट्स कंटेंट, दैट मीन्स कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। जो हमने पहली डेफिनेशन देखी थी उसके अंदर आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि हम कहीं ना कहीं पूरा इंडिविजुअल फिजिकली देन मेंटली दोनों चीज़ों के ऊपर हम देखते हैं। अब उसके अंदर भी मेंटली जो मेंटल्स होते हैं उसके अंदर भी हम दो पार्ट्स बनाते हैं जो कि है टेम्परामेंट एंड माइंडसेट, ठीक है। दोनों टर्म्स को हम अलग अलग समझेंगे कि ये दोनों टर्म्स क्या है। देन जो फिजिकल है, फिजिकल्स के अंदर भी हम उसको तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन विच इज जनरल्स, फिजिकल जनरल्स या फिर तो फिजिकल मेकअप। देन दूसरा है डायथोसिस एंड थर्ड वन विच इज अ थर्मल या फिर तो रिलेशनशिप विथ हीट एंड कोल्ड, ठीक है। इसका आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ना। द फिजिकल्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन विच इज़ अ फिजिकल मेकअप या फिर तो फिजिकल जनरल्स, ठीक है। फिजिकल मेकअप या फिर तो फिजिकल जनरल्स जो है वो प्योरली ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हो गए हैं जो कि हम पेशेंट को सिर्फ देख कर ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। सो इट इंक्लूड द जनरल लुक और द अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल। दैट मीन्स कि उसका कलर, उसकी स्किन का कलर कैसा है, उसकी स्किन कैसी है, उसके हेयर्स कैसे हैं, उसकी आइज़ कैसी है, उसका फेस कैसा है, ठीक है। उसने अपने आप को किस तरीके से ड्रेसअप किया हुआ है, उसकी टिंट किस तरीके से है, वो आपके पास आया, आपके केबिन में आया तो वो आपको किस तरीके से ग्रीटिंग्स देगा, आपको गुड मॉर्निंग कहेगा या फिर तो हेलो डॉक्टर कहेगा। देन उसके बाद और वो चेयर के ऊपर किस तरीके से बैठता है, वो आप
उसके सारे सिम्टम्स आपको किस तरीके से नरेट करता है, ये सारी चीज़ें आती है फिजिकल मेकअप के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि कलर ऑफ द स्किन एंड द हेयर एंड द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड द वेदर द पर्सन इज थिक ऑन द फैटी एक्सेट्रा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप जब मटीरियल मेकिंग में ड्रग्स पढ़ोगे, जब मेडिसिन पढ़ोगे, उसके अंदर भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लाइकवाइज की हर एक जो डिजीज़ है उन सब का फिजिकल मेकअप कहीं ना कहीं डिफर करता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप मेडिसिन को भी अच्छे से समझ पाओगे और पेशेंट को भी अच्छे से समझ पाओगे। नाउ सेकंड थिंग विच इज़ डायथेसिस, ठीक है। डायथेसिस क्या होता है? सिंपल, अगर हम इस चीज़ को एक ही लाइक एग्जाम्पल के तौर पर समझना चाहें तो आज के वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है, राइट। अब वो डायबिटीज़ कहाँ से आया, या फिर तो वो डायबिटीज़ पेशेंट्स को है, इधर इट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडस और द डायबिटीज़ मेलाइटस, राइट। ये इनहेरिटेंस है या नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके जो जीन्स हैं, ठीक है, वो जीन्स वो पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से लेकर आए हैं, प्लस वो जीन्स वो पेरेंट्स अपने जो बेबीज़ हैं उनको भी देंगे, ठीक है। सो जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है उनके अंदर चांसेस रहते हैं कि उनको भी डायबिटीज़ होगा, उनके जो बेबीज़ हैं उनको भी डायबिटीज़ होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं इन शॉर्ट द डायथिसिस, ठीक है। सो लाइक इट इज़ अनयूजुअल प्री डिस्पोजिशन, दैट मीन्स डिस्पोजिशन तो है लेकिन प्री डिस्पोजिशन है। दैट मीन्स कि ये जो डायथिसिस है ऐसा कंपलसरी नहीं है कि उनके बेबीज़ को, जिनको भी डायबिटीज़ है उनके बेबीज़ को डायबिटीज़ होगा ही, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनको डायबिटीज़ ना हो, ठीक है, लेकिन उनको एक खतरा रहता है कि उनको डायबिटीज़ हो सकता है, राइट। So means an unusual predisposition to the particular disease. For example, the Scopulous diathesis, ठीक है। Scopulous diathesis के जो पेशेंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं कि उनको कोई भी ग्लैंड की डिजीज होना इज़ वेरी कॉमन। दैट मीन्स कि उनको इधर सलाइवरी ग्लैंड का कोई डिजीज़ हो गया उनको, या फिर तो सिंपली उनको स्किन के अंदर जो हमारे सीविशियस ग्लैंड है उनका उसका भी कोई डिजीज़ उनको हो सकता है। सिंपल उनको जो बॉयल्स होते हैं वो भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो भी स्क्रोफिलस डायथिसिस के हो सकते हैं। देन सेवेंथ थिंग रूमेटिक डायथिसिस, दैट मीन्स कि उनको जो है कि रूमेटिज्म जो गाउट है वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो डायथिसिस के ऊपर भी आई थिंक मैंने कोई वीडियो बनाया है, और अगर मैंने नहीं बनाया होगा तो मैं बना दूंगी, बिकॉज कि डायथिसिस भी एक सेपरेटली पूछा जाता है फॉर द शॉर्ट नोट, राइट। और उसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। देन थर्ड वन विच इज़ अ थर्मल, और वी कैन से द रिलेटिविटी विद द हीट एंड कोल्ड्स, राइट। अब थर्मल का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट कि वहाँ पर कहीं ना कहीं हीट होगी और कहीं ना कहीं चिलनेस होगी या फिर तो कोल्ड होगा, राइट। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, इवन तो आपके आसपास भी कुछ लोग इस तरीके से होंगे कि उनको गर्मी के मौसम में भी गर्म पानी से नहाना है, या फिर तो उनको ठंडी के मौसम में भी ठंडे पानी से नहाना है, राइट। ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से कंफ्यूजन पर हम आ सकते हैं इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो पेशेंट है उसका थर्मल रिएक्टिविटी किस तरीके की है। दैट मीन्स कि वो पेशेंट चिली है या फिर तो वो पेशेंट हॉट है, राइट। सो इट इंक्लूड्स द रिएक्शन ऑफ द इंडिविजुअल टूवर्ड्स द हीट एंड कोल्ड। In these individuals are grouped into the hot and chilly patient, or very hot or highly chilly patient, और even the ambithermal भी कुछ लोग होते हैं। That means कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई मुझे हीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे चिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उनको हम डालते हैं इन द एम्बीथर्मल ग्रुप। सो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें कहाँ पर हेल्प करेंगी, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी टू सेलेक्टिंग द सिमिलम, राइट। सो इसी तरीके से डायथिसिस हो गया, थर्मल हो गया, फिजिकल मेकअप हो गया, ये सारी चीज़ें आपको हर एक मेडिसिन के अंदर अलग अलग मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि एपिस मेलिका के जो पेशेंट होता है वो हॉट पेशेंट होता है, एंसिलेशिया के जो पेशेंट होते हैं वो हाईली चिली पेशेंट होता है, ठीक है। सो इस तरीके से ये सारी चीज़ें डिफर करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एंड दे आर ऑल्सो डिफर फ्रॉम द मेडिसिन टू मेडिसिन, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू जो मेंटल्स थे, जो मेंटल्स के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते वो रहते हैं उनके बारे में। सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, टेम्परामेंट एंड माइस्मेटिक बैकग्राउंड, या फिर तो माइज्स, राइट। तो फर्स्ट टेम्परामेंट की हम बात करें तो टेम्परामेंट इट मीन्स वंस कस्टमरी फॉर्म ऑफ द नेचुरल डिस्पोजिशन which include the coloring, function, tendencies of the circumstances, climation, respiration, and so on. And at the same time, mental and emotional tendency in relation to the environment and circumstances. ठीक है, इस चीज़ को भी हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझे
कि भाई किसी का इस तरीके का टेम्परामेंट है कि वो सब लोगों से बहुत अच्छे से मिल रहा है, राइट। या फिर तो एक क्लास है, जो क्लास के अंदर एक बच्चा है, उसकी सभी लोगों से बनती है, राइट। वो सभी लोगों से अपना काम निकलवा लेता है। लेकिन कोई है लाइक इसके वो किसी का काम नहीं कर सकता, लेकिन उसको अगर वो काम है तो वो सारे काम सबसे निकलवा लेगा, और इसीलिए वो सबके साथ बना कर रखता है, ठीक है। और वो एक हद तक बना कर रखता है, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है। तो एक पेशेंट है, उससे हम पर्टिकुलर टेम्परामेंट से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है कि कोई पेशेंट है, कोई बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है, हर एक चीज़ से नर्वस रहता है, ठीक है। तो उसे हम डालेंगे नर्वस टेम्परामेंट के अंदर, ठीक है। और जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि कोई बच्चा है वो सबके साथ बना कर रखता है, ठीक है, अपना काम निकलवा देता है, कि बहुत चालाक सा बच्चा है, वो आएगा सिंगल टेम्परामेंट के अंदर। दैट मीन्स कि वो जो पर्सन है उसका मेंटली कैसा है, वो थिंकिंग किस तरीके से करता है, और वो थिंकिंग के साथ साथ उस चीज़ को, वो जो थिंक कर रहा है उस चीज़ को अपने जो बिहेवियर है उसके अंदर किस तरीके से डाल रहा है, राइट। जो मेंटल एंड इमोशनल टेंडेंसीज उसकी किस तरीके की हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों को मिलाकर हम उसको कुछ टेम्परामेंट्स के अंदर बनाते हैं, और जो टेम्परामेंट है वो भी आपको एज अ शॉर्ट में पूछा जाता है इंडिविजुअली। सो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। Then now we will go on to the second part, which is miasmatic background, ठीक है। अब miasmatic background that means miasm, right। So miasm जो है होम्योपैथी का एक बहुत अलग सी चीज़ है होम्योपैथी के लिए। miasms for miasms मेनली जो है मैं सर में दिए थे वो 3 ही है, which is सोरा, साइकोसिस एंड सिक्नलिस, ठीक है। सो और इन शॉर्ट अभी अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो, देन यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि जो सोरा है, ठीक है, वो क्या है, वो सबसे पहले कोई चीज़ है जो कि डिसीज़ को कॉज करती है। दिस 3 आर द कॉज ऑफ द डिजीज़, राइट। सो जो सोरा है वो सिंपली इचिंग है, ठीक है। आपको जो स्किन के ऊपर कुछ भी हो जाता है, या फिर तो आपको आपकी पूरी बॉडी के अंदर कहीं पर भी कोई फंक्शन डिस्टर्ब हुआ है, फंक्शनल लेवल पर जब डिरेंजमेंट होती है, उसे हम कंसीडर करते हैं एज अ सोरा, राइट। ना मूविंग ऑन टू सेकेंड वन, विच इज साइकोसिस, ठीक है। तो साइकोसिस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ याद कर रखना कि बॉडी में कहीं पर भी ओवरग्रोथ हो रही है, कहीं पर भी ट्यूमर बढ़ रहा है, कहीं पर भी आपका जो हाइपरप्लेशिया है, हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आती हैं अंडर द साइकोसिस माइजम, ठीक है। हमेशा साइकोसिस सोरा के बाद ही होता है, सबसे पहले बॉडी में सोरा ही दिखता है, उसके बाद ही साइकोसिस एंड उसके बाद ही सिफिलिस, ओके। अब सिफिलिस क्या होता है, सिफिलिस बहुत ईजी है। सिफिलिस के लिए भी आपको एक ही वर्ड याद रखना है, जैसे अल्सर, ठीक है। सो अल्सर में क्या होता है, इन शॉर्ट कि जो हमारी स्किन है या फिर तो कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन कहीं पर भी जो सेल है वो निकल जाते हैं। जबकि साइकोसिस में क्या होता था, ओवरग्रोथ होती है। सिफिलिस में क्या होता है, कोई भी चीज़ निकल जाना, राइट। किसी भी टिश्यूज़ का को वो चीज़ वो टिश्यू हमारी बॉडी में से निकल जाते हैं, उसे हम एक माइजम के अंदर रखते हैं, चीज़ सिफिलिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि जो आपका पेशेंट है वो किस कैटेगरी में आता है, उसकी जो भी कंप्लेंट है वो किस कैटेगरी में आती है, वो इधर सोरा के अंदर आती है, सिफिलिस के अंदर आती है, साइकोसिस के अंदर आती है, राइट। सो इस तरीके से उसका माइजमेटिक बैकग्राउंड बनेगा। सेम वे मेडिसिन का माइजमेटिक बैकग्राउंड बनता है, राइट। सो नाउ अब हम चलते हैं, हमारा जो सेकेंड पार्ट है, लाइक थर्ड पार्ट है हमारे इस वीडियो का, विच इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पर मेनली इन जो मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशंस हैं जो कि एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, वही मैंने यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। सो फर्स्ट वन विच इज़ द डॉक्टर वीनियर्स क्लासिफिकेशन, एंड सेकेंड वन विच इज़ द डॉक्टर वॉन क्रेवर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। और नाउ डेज जो हम क्लासिफिकेशन को यूज़ करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, वो डॉक्टर वॉन क्रेवर्स की क्लासिफिकेशन। और बहुत बार ये दोनों क्लासिफिकेशन सेपरेटली 5 मार्क्स में भी पूछी जाती हैं, एंड तो फर्स्ट जो वेनियर्स क्लासिफिकेशन है, सो वेनियर्स ने क्या किया है कि उन्होंने मेनली जो कैल्शियम सॉल्ट है या फिर तो जो सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको लेकर पूरा जो क्लासिफिकेशन है उसे क्लासीफाई किया है, उसे उसके अलग अलग टाइप्स बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो वो जो सॉल्ट्स हैं वो मेनली कहाँ पर हमें काम में लगती है, सो मेनली हमारे बोन्स को बनाने में, बोन की स्ट्रेंथ के लिए काम लगती है, ठीक है।
सो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 टाइप्स दिए हैं। देन डॉक्टर वॉन ग्रेवल्स ने क्या किया है कि उन्होंने 3 टाइप्स दिए हैं, लेकिन तीनों का फंडा अलग अलग है। ठीक है, उन्होंने ये बताया है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर 4 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन विच इज हाइड्रोजन, सेकेंड वन ऑक्सीजन, थर्ड वन कार्बन एंड फोर्थ वन विच इज नाइट्रोजन। ठीक है, उसमें से उन्होंने कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों को मिक्स करके उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप के अंदर इंक्लूड किया है। और जो हाइड्रोजन है या फिर जो हाइड्रोजन है उसका एक अलग टाइप है, ऑक्सीजन का अलग टाइप है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर ज़्यादा कम हो जाता है उसके अकॉर्डिंग उसका टाइप है, ऑक्सीजन कम ज़्यादा हो जाता है उसके लिए उसका टाइप है, एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन अगर कम हो जाते हैं ज़्यादा हो जाते हैं उसके लिए उनका अलग जो टाइप है वो उन्होंने बनाया है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि जो हाइड्रोजन वाला पूरा पार्ट है उसके अंदर अगर एक्सेस वाटर हो जाता है, ऑक्सीजन के अंदर एक्सेस ऑक्सीजन हो जाता है, और कार्बन नाइट्रोजन के अंदर एक्सेस कार्बन एंड एक्सेस नाइट्रोजन हो जाता है बॉडी के अंदर, उसके लिए उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्लासिफिकेशन के जो सारे टाइप्स हैं वो सारे टाइप्स हम इसी वीडियो के अंदर आके डिस्कस करेंगे। सो नाउ फर्स्ट थिंग हम जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे वो है हमारी डॉक्टर वेनियस की क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो उन्होंने क्या किया है, कैल्शियम सॉल्ट के अकॉर्डिंग उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट वन विच इज़ अ कार्बोनिक कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ रिलेटेड ऑफकोर्स विद द कार्बन, सेकेंड वन विच इज़ अ फॉस्फोरिक क्लासिफिकेशन या फिर द फॉस्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन अगेन विच इज़ रिलेटेड विद द फॉस्फोरस या फिर द फॉस्फोरिक एसिड या फिर तो जो सारा फॉस्फोरस हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं या फिर जो सारे फॉस्फोरस आपने केमिस्ट्री में देखे होंगे उनके रिलेटेड उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। एंड लास्ट वन विच इज़ अ फ्लोरिक, राइट, जो भी फ्लोरीन के रिलेटेड है वो। नाउ फर्स्ट वन की हम अगर बात करें, सो फर्स्ट विच इज़ अ कार्बोनिक कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स द पर्सन वो आर दिस, दैट मीन्स कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके के कुछ पेशेंट्स आएंगे जो कि क्या होंगे, मेंटली फिजिकली अपराइट। दैट मीन्स कि मेंटली फिजिकली वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, मेंटली भी हो सकते हैं, फिजिकली भी हो सकते हैं या फिर वो दोनों साथ में भी हो सकते हैं। ठीक है, देन वाइट कलर होगा उनका, देन मीन स्किन फेयर होंगी, ज़्यादा जो डल कलर्स होते हैं स्किन के उस तरीके के नहीं होंगे। देन हैविंग अ रेगुलर टेल, ठीक है, उनका पूरा बॉडी बहुत अच्छे से होगा, उनका टेल भी बहुत अच्छे से होगा, इवन दे आर वाइट, राइट, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़े से ही डिस्टर्ब होंगे। देन स्लाइट एक्यूट इन द बिटवीन द आर्म एंड फोर आर्म। ठीक है, थोड़ा सा इनका आर्म एंड फोर आर्म के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सेकेंड थिंग विच इज अनडेमोन्स्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबल एंड केपेबल। ठीक है, वो एक तरीके के अगर का हम फैमिली में देखें, ठीक है, अगर उनका जो बिजनेस है या फिर तो उनका जॉब है कहीं पर, तो वो रिस्पॉन्सिबल पेशेंट्स होती है। ठीक है, वो कैपेबल होंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए, ऐसा नहीं कि जिन मुझे नहीं करना है या फिर तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट के अंदर आपको नहीं मिलेगी। सेकेंड है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी डिजीज हो सकती है, सो दे आर टू द आर्थराइटिस एंड एजिमा। ठीक है, देन सेकेंड में आप देखोगे कि माइस इसके अंदर कौन सा लगता है, तो माइस यहाँ पर लगता है सोरा। ठीक है, सो अगर कोई भी फंक्शनल चेंजेस आते हैं तो आप उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन में रख सकते हैं, जो कि हमने आगे देखा कि मेंटली एंड फिजिकली थोड़ा सा पेशेंट डिस्टर्ब होगा, लेकिन उसके जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हुए हैं, राइट। सो इसीलिए उसको एजिमा हो सकता है, उसको आर्थराइटिस हो सकता है, राइट। द रेमेडीज़ है इसके अंदर जो मेजर रेमेडीज़ हैं वही मैंने लिखी है। सो फर्स्ट में काली कार्बन, मैग्नीशियम का, और जो भी कार्बन की जो सारी मेडिसिन हैं वो सारी आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ द सेकेंड वन विच इज़ अ फॉस्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब फॉस्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन है दिस मीन कि वहाँ पर फॉस्फोरस आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है फॉस्फोरस। और यहाँ पर पहली चीज़ हम देखें कि हैविंग द स्पोर्फिलस एंड ट्यूबरकुलर डायथिसिस। ठीक है, जो स्पोर्फिलस डायथिसिस था वो मैंने आपको बता दिया, तो उसके अंदर ग्लैंड्स इफेक्ट होंगी। एंड ट्यूबरकुलर डायथिसिस के अंदर क्या होगा कि जो हमारे टिपिकल ट्यूबरकुलोसिस होता है जो कि मेनली लंग्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें इस पेशेंट के अंदर हो सकती हैं। सो आप सिंपल यहाँ पे देखो कि जो फॉस्फोरस है उसे पानी से, उसे जो मॉइस्ट सारी चीज़ें होती है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर वो नहीं रह सकता, वहाँ पर वो जम जाता है, राइट। ये सिंपल केमिस्ट्री है फॉस्फोरस की। सो इसीलिए आप इस तरीके से को रिलेट कर सकते हो कि भाई स्पोर्फिलस एंड ट्यूबरकुलर डायथिसिस इस पेशेंट के अंदर हो सकता है। सेकेंड थिंग ही यहाँ पर टॉल, थिन, डेलिकेटेड, ईजीली टायर्ड पर्सन होता है, राइट, एंड टीथ आर लॉन्ग, येलो बट वेल फिटेड। ठीक है,
सो टीथ कैसे होंगे, उसके छोटे छोटे नहीं होंगे, उसके लॉन्ग होंगे, देन येलो होंगे। जबकि जो कार्बोनिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट होते हैं उनके टीथ रेगुलर होते हैं और अच्छे होते हैं, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज ससेप्टेबल टू द डिजीज ऑफ द चेस्ट एंड लंग्स, राइट। इजीली आप समझ सकते हो क्यों, बिकॉज दी हैविंग द स्कोफुलस एंड ट्यूबरकुलर डायथिसिस। एंड इसका मैजम क्या लगता है, ऑफकोर्स साइकोसिस मैजम लगता है। देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि जो ट्यूबरकुलर ट्यूबरक्लोसिस भी होता है उसके अंदर हमेशा आपको जो ओवर ग्रोथ होती है वो दिखेगी। इधर जो पल्मोनरी टीबी होगा या फिर तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइज होती है टीबी की, वहाँ पर भी आपको हमेशा ओवर ग्रोथ मिलेगी, कहीं पर भी आपको अल्सर नहीं मिलेंगे, राइट। देन इसकी रेमेडीज क्या होती है, ऑफकोर्स जिसके अंदर फॉस्फोरस हो, राइट, कांकेरिया फॉस, काली फॉस, म्यूरेटिक एसिड, ठीक है, ये सारे इसलिए कुछ रेमेडीज हो गई। देन थर्ड वन विच इज़ अ फ्लोरिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ पर आपको जो फ्लोरीन है उसे ध्यान में रखना है। सो उस बॉडी इस फॉर्मेशन इज अनबैलेंस, ठीक है, इरेगुलर। अब यहाँ पर डायरेक्ट फिजिकली जो पेशेंट है वो आपको दिखेगा कि फिजिकल पेशेंट है वो अनबैलेंस है, ठीक है, उसका चलने में कोई बैलेंस नहीं है, या फिर तो वो मेंटली भी अनबैलेंस पेशेंट होता है, इनरेगुलर पेशेंट। देन उसकी बॉडी भी इनरेगुलर है, देन एंड हैविंग अ आउट स्ट्रेच लिम्स, ठीक है, आउट स्ट्रेच लिम्स हो गया, दैट मीन्स कि उसकी लिम्स भी अच्छे से जैसे रेगुलर बोलते हैं नॉर्मल पेशेंट के ऐसे नहीं होंगे। देन टिक अदर इरेगुलर, राइट, इरिटेटेड एंड अनहेल्दी, अनटाइडी, राइट, सारी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं यहाँ पर। देन क्विनिंग एंड ये वन क्विनिंग, दैट मीन्स कि वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा इरिटेबल टाइप का पेशेंट है, ठीक है। देन अनरिलेबल है, हर जगह उसको अच्छा नहीं लगता, उसको ये नहीं पसंद, उसको वो नहीं पसंद। देन कैपेबल ऑफ द होरोमिजा एंड स्केंटिटी एंड रिंकलनेस, ठीक है, जो पेशेंट के डिस्चार्जेस होते हैं वो स्केंटी हो सकता है, या फिर तो पेशेंट का जो फेस है वो then prone to the nervous disorders and dislocation and suicidal tendencies is very marked in the syphilis, okay, so इसका mechanism भी क्या है, syphilis है। then remedies are like calcarea fluid and fluoric acid, ठीक है। so ये हुआ हमारा वेरियस क्लासिफिकेशन। अगर आप इतना एग्जाम में लिख के आते हो तो फिर आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, अगर ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है तो। Now moving on to our last point in this video, जो कि है डॉक्टर वॉन ग्रेवोल्स क्लासिफिकेशन, देखिए उन्होंने भी 3 टाइम्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि मैंने आपको आगे समझाया। सो फर्स्ट वन विच इज़ अ हाइड्रोजेनोइक कॉन्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन दैट मीन्स कि जिसके अंदर की हम हाइड्रोजन का लेवल देखेंगे या फिर तो पानी का लेवल देखेंगे, ठीक है, H2O का लेवल देखेंगे, राइट। जो पेशेंट है उसको जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहना कैसा लगता है, वो पेशेंट का थर्मल किस तरीके का है, उसे ज़्यादा चिकनेस अच्छी लगती है या नहीं लगती है, उसकी बॉडी में वाटर ज़्यादा है या फिर तो कम है, राइट, इस तरीके से। सो दिस इंक्लूड ऑल दोज पर्सन्स वोज कंप्लीट आर एग्रावेटेड बाय द मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि अगर पेशेंट के आसपास वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, दैट मीन्स कि अगर वो सी शोर में रहता है या फिर तो उस जो मानसून होता है उसके अंदर सारी चीज़ें उसकी एग्रावेट जाती हैं, ठीक है। सो इस तरीके की पेशेंट को आप इस कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकते हैं। देन दे आर प्रोन टू द ड्रॉप्सी एंड एनासाका। ड्रॉप्सी एंड एनासाका में क्या होता है, अगेन दे आर द इडिमास, राइट। इडिमा में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वही वहाँ पर जमा होता है, राइट। सो यहाँ पर भी अगेन क्या है हमारा फ्लूइड, दैट मीन्स कि H2O, राइट। इस H2 से पूरी लिखते हैं कि समझ सकते हो आप। एंड रेमेडीज कौन सी हो गई, आर्सेनिक, डल्कामारा, नाइट्रम सल्फ, ठीक है, और रस्टोक्स है, ये सारी जो रेमेडीज है उनका कॉन्स्टिट्यूशन हाइड्रोजेनोइक कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। दैट सेकेंड में विच इज़ ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स कि उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज़्यादा है तो क्या हो सकता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो क्या होता है कि जो सेल्स है उनको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। लेकिन सेम भी जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो क्या हो जाता है, सेल खुद ही डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड क्या होता है कि द एक्सेस ऑफ द ऑक्सीजन विथ द रिजल्ट दैट टिश्यू ऑफ द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड इजीली, ठीक है। एंड बॉडी इज थिन, फॉल्स to ill with change of the season and destructive complaints involving the genital organs and CNS, ठीक है।
तो अब यहाँ पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का माइजन कौन सा होगा. यस, सिफिलिस माइजन हो सकता है इसका. देन CNS के ऊपर भी इसकी इफेक्ट है. देन बॉडी इज प्रोन टू द अल्सरेशन, राइट. नाउ द रेमेडीज कौन सी हो गई इसकी? कैलकेरिया फ्लोस हो गया, फेरम फॉस हो गया, सिलीशिया एंड इवन दो सिफिलिनम भी हो गया. ठीक है, तो आपको इजीली याद रहेगा कि जो सिफिलिस के थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं वो आप इसके अंदर लिख सकते हो. जो फर्स्ट वन था हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके अंदर आप कहीं ना कहीं सोरा एज अ माइजन देख सकते हो. देन थर्ड वन विच इज़ कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, जिसके अंदर की कार्बन एंड नाइट्रोजन का प्रमाण ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर. सो पर्सन विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन सफर मोस्टली फ्रॉम द डिजीजेस अराइजिंग फ्रॉम द फंक्शनल डिरेंजमेंट ऑफ द बॉडी एंड द माइंड. ठीक है, markedly by the erectile working of the main organ of the body such as the heart, lung and liver. ठीक है, इस तरीके के जो पेशेंट होंगे उनको क्या होगा कि हार्ट, लंग एंड लीवर की जो सारे डिजीजेज हैं वो जल्दी हो जाएंगे और उनके फंक्शंस खराब होंगे. हार्ट, लीवर एंड लंग के फंक्शंस खराब होंगे. And accounting for the disease and flowing from their defects. And remedies इसकी कौन सी है? Again arsenic, sulfur and lipophone. और दूसरी सारी हो सकती है. ठीक है, सो इस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके कुछ टाइप्स इस तरीके से बनते हैं. उसकी जो सारी क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको बताई. और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है अलग अलग लोगों ने दी हुआ, लेकिन वो एग्जाम में पूछे नहीं जाते और उनको लाइक याद रखना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. और बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, उनको जानना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट. सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड ऑल्सो इफ यू वांट एनी वीडियो ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक देन कैन DM me or my IG account link is in the description box. And also if you want any video on the specific topic then can tell me in the comment section, as well as you can DM my IG account. And thanks for watching.